रबी माह अभियान 2024 प्रखंड स्तरीय रबी कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आज किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड कार्यालय में आयोजित की गई। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से बहादुरगंज के विधायक अंजार नेमी, बहादुरगंज के प्रखंड प्रमुख मुस्तरी जीनत, कृषि पदाधिकारी किशनगंज, बहादुरगंज के प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरेंद्र ताती के साथ साथ बहुत सारे कृषि विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी एवं त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि और किसानों की अच्छा खासा तादाद आज के इस मीटिंग में मौजूद रही, जहां पर आए हुए पदाधिकारियों ने किसानों को उनके हित से जुड़े हुए कई अहम जानकारियों से उन्हें अवगत कराया। आज के कार्यक्रम में बात करते हुए कृषि पदाधिकारी किशनगंज ने कहा कि जिस तरह से हम फसल लगाने के बाद वेस्टेज चीज़ों को जला देते हैं, हमें ये नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उसे खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कृषि पदाधिकारी ने कहा कि रबी माह अभियान का ये कार्यक्रम पहले बंद कमरे में किया जाता था, लेकिन हम लोगों ने इस बार इसे खुले मंच में करने का कोशिश किया, जिसका हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है। आज के इस कार्यक्रम में बहादुरगंज प्रखंड के प्रमुख मुस्तरी जीनत, बहादुरगंज विधायक अंजार नेमी ने भी अपनी बातों को रखा। बहादुरगंज विधायक अंजार नेमी ने कहा कि किसानों को चाहिए कि हम लोग सही तरीके सही तकनीक के साथ खेती करें। साथ ही साथ उन्होंने कृषि सलाहकारों को ये बात भी सुझाया कि पंचायत स्तर में जाकर के किसानों को जमा करके जो सरकारी योजनाएं होती है, किसानों को उनकी जानकारी नहीं मिल पाती है, तो उसे किस तरह से जानकारी मिल पाए, ये किसान सलाहकारों को जाकर करना चाहिए। तस्वीर विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि रबी माह अभियान 2024 प्रखंड स्तरीय कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम जो किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड कार्यालय में आयोजित की गई थी, उसकी तस्वीरें विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे हम आपको दिखाएंगे कि इस खास कार्यक्रम में कृषि पदाधिकारियों ने क्या बातें कही, बहादुरगंज के विधायक ने क्या बातें कही, किसानों ने क्या बातें, किसानों के लिए विशेष रूप से क्या चीज़, तमाम तर चीज़ों पर बातचीत हुई। आप वीडियो में अंत तक बने रहें, अंत तक बने रहकर आप तमाम तर चीज़ों को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हम आपको बताते चले रबी माह अभियान 2024 प्रखंड स्तरीय रबी कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड कार्यालय में दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत की। हम लोग का जब दिशा की बैठक थी जिला में, जिला पदाधिकारी महोदय भी थे, तो उस संबंध में हम लोगों ने इस बात को किया कि भाई आप थोड़ा पहले इसका लेटर भेजिए कि वक्त से पहले समय पर किसानों को उसका बीज मिले और सही मूल्य पर मिले। तो बड़ी खुशी होती है कि चलिए इस बार वक्त से पहले आया बीज, समय पर मिला लोगों को, लोग ले भी रहे हैं। अभी 90% बीज का वितरण भी हो चुका है। तो बहुत अच्छा लगता है कि इस तरह के सजग पदाधिकारी अपने काम में रुचि लेते हैं और किसानों को इसका सही लाभ मिलता है। अभी जिला कृषि पदाधिकारी महोदय ने बताया कि हमारे किसानों को क्या क्या लाभ मिलता है, तो इसका सही जानकारी हमारे जो अंतिम पायदान पर जो किसान है, जो इंसान से मतलब नहीं रखता है, जो मार्केट तक नहीं आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो जो सजग हैं, जो किसान थोड़ा मार्केट आते जाते हैं या इस तरह की जानकारी रखते हैं, तो वो पहुंच जाते हैं, उनको जानकारी मिल जाती है, लेकिन अधिकांश किसानों को इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए हम कृषि सलाहकारों से कहेंगे कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में, आपका जो भी पंचायत रहा हो या जो भी वार्ड रहा हो, वहां पहुंच करके किसानों को जमा करके अगर आप ये सूचना दे देते हैं कि आपके लिए सरकार ये लाभ मिलता है। अभी डीओ साहब बता रहे थे कि वो ऐप डाउनलोड कीजिएगा, तो हम समझते हैं कि हर परिवार में आज मोबाइल है, लेकिन मोबाइल का हम लोग दूसरे चीज में इस्तेमाल करते हैं, उसका सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। एक अगर आप देखिएगा तो मोबाइल बहुत ही अच्छी चीज है, लेकिन हम लोग उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये सारा उनके पोर्टल में या उनके ऐप में सारा दिया हुआ है, आप लोग इसका सही लाभ ले भी सकते हैं। तो अभी जो ये रासायनिक खाद का प्रयोग करके जो खेती करते हैं, इसका क्या दुष्परिणाम होता है वो भी आपको बताया, हमारे वैज्ञानिक महोदय लोगों ने बताया होगा। तो अभी आपको मालूम होगा कि हमारे देश में सिक्किम को शायद अभी ये घोषित किया गया है कि वो बगैर रासायनिक खाद और बगैर कीटनाशक के ही आज उत्पादन कर रहे हैं, आज हर फसल को उगा रहे हैं।
तो हम समझते हैं कि इस तरह का फसल अगर उगना शुरू हो जाएगा, हम लोग भी इसका अगर प्रयोग करने लगेंगे, तो ये चीजें हमारे यहाँ भी आज जो इतनी बीमारियां, जो पेट की बीमारी हो, कैंसर से जूझ रहे हैं, हम समझते हैं कि आज 100 आदमी में एक आदमी को आज अगर जब डायग्नोसिस होता है तो कैंसर फाइंडिंग होता है। आज अगर हम लोग देखते हैं तो पेट का जो गैस की जो बीमारी है या तरह तरह की बीमारियों में मुब्तला है, तो इस तरह आज हम लोग जो रासायनिक खाद का जो उपयोग करते हैं, ये कीटनाशक का जो उपयोग करते हैं, इसका ही दुष्परिणाम है कि आज हम लोग इससे जूझ रहे हैं। हम लोग प्रयास करें कि जो ये कंपोस्ट जो खाद बनता है, इसकी क्या विधि है, और बहुत सिंपल तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं और इससे कई गुना लाभ मिलता है, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम चाहेंगे किसान सलाहकारों को, लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, लोगों को जागरूक करें, क्या वो लोग जाकर के अपने घरों में उस तरह का खाद का जो हमारे खरपतवार से हो, या हम लोग पराली में जो आग लगा देते हैं, पुआल में जिसको हम लोग पुआल कहते हैं, आग लगा देते हैं या उसको बर्बाद कर देते हैं, उससे भी आपका ये कंपोस्ट खाद जो बन सकता है, उसको आप अगर जमा कर देंगे, उसमें कुछ ये करके वो कुछ दिनों के बाद वो अपने आप उसमें आपका खाद बन जाएगा। तो वो खाद या केचुए से जो खाद वर्मी कंपोस्ट जो बनता है, उसका भी इस रासायनिक खाद से कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है उससे, और उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है उसका। अगर उससे उत्पादन किया हुआ कोई भी अनाज अगर आप खाइएगा तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा, ना कोई बीमारी होगा। तो इस तरह हमारे यहाँ एक पानी की भी समस्या है, पानी में आर्सेनिक बहुत ज्यादा है, उससे भी हम लोग जूझ रहे हैं। ये जल नल का जो प्रोग्राम जो सरकार चला रही है, इससे कुछ लाभ कुछ हद तक हम समझ रहे हैं कि, या फिर लोग आज प्यूरिफायर जो वाटर प्यूरिफायर का जो जगह जगह प्लांट लगा हुआ है, उससे लोग लाभ ले रहे हैं, लेकिन ये पानी भी बहुत समस्या है हम लोग के यहाँ। तो हम खास करके किसानों को कहेंगे कि आप लोग वर्मी खाद का उपयोग करें या कंपोस्ट खाद का उपयोग करें। इससे कीटनाशक को या रासायनिक खाद को त्याग करके अगर आप खेती करते हैं तो उसका ज्यादा बेहतर परिणाम सामने आएगा, आपका बेहतर उत्पादन भी होगा। अभी बता रहे थे डीओ साहब कि आपका मक्का के खेत में आप मटर भी लगा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो आप लोग अगर जुड़े हुए रहिएगा तो बेहतर से बेहतर इसका लाभ मिलेगा। और जो किसान भाइयों का जो बताया कि जो अभी पराली जो सैटेलाइट से उसका पिक्चर लिया जाता है, तो हमारे यहाँ उस तरह की समस्याएं तो नहीं है, उस तरह का लोग पराली में आग उग नहीं लगाते हैं। लेकिन पराली हम लोग यहाँ प्राय मवेशी को खिलाने का काम में लिया जाता है, लेकिन यह रासायनिक खाद के प्रयोग की वजह से मवेशियों में भी तरह तरह की बीमारियां भी फैल जाती है, ये पराली खाने से, पुआल खाने से। तो इसलिए हम लोग कोशिश करें कि इसका कम से कम उपयोग हो। और एक चीज का हम ये करेंगे कि काफी किसान भाइयों का अक्सर फोन आता है कि जब यूरिया खरीदने के लिए आते हैं तो उनको शायद वो लिक्विड दिया जाता है, तो ये लिक्विड भी बहुत ही लाभकारी है, लेकिन हमारे किसान भाई शायद समझ नहीं पा रहे हैं। हम लोग को फोन करना पड़ता है कि भाई इनको बगैर अब 10 बैग ले रहे हैं तो दो ही लीटर दे दो या 1 लीटर दे दो। तो किसी तरह तो सबके लिए फोन करना उनके लिए भी दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उनको भी जब दिया जाता है तो उनके साथ दिया जाता है कि किसानों को समझा बुझा करके दो, क्योंकि इसका ज्यादा लाभ है। लेकिन लोग शायद उसका, क्योंकि हम लोग विगत दिनों मीटिंग में इस बात को रखा था वहां दिशा की बैठक में, तो बहुत सारे किसान भाई थे, हमारे कोया धामन के एमपी साहब, ये एमएलए साहब भी बताया कि मैंने इसका खुद इस्तेमाल किया तो इससे इस यूरिया से बेहतर परिणाम आया उसका। लेकिन हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं कि हम लोगों को लगता है कि एक नया चीज है। तो हम किसान सलाहकारों से ये कहेंगे कि आप लोग जब गांव में जाते हैं तो इसका जो लिक्विड जो यूरिया है, इसका कैसे उपयोग हो, इसकी भी जानकारी उससे साझा करें। तो हम समझते हैं कि लोगों को ये फिर दिक्कत नहीं होगी। हम समझते हैं इससे 2022 में खाद की काफी किल्लत थी, 2023 में भी रहा, लेकिन हम समझते हैं जो हम लोगों ने इस बात को रखा था, विधानसभा में भी इसका क्वेश्चन किया, लेकिन 2024 में बहुत अच्छा रहा कि लोगों को खाद की उपलब्धता रही, लोगों में क्राइसिस नहीं हुआ, लोगों को आसानी से मिला। लेकिन एक समस्या आती है लोगों को कि खाद जो खरीदने जाते हैं लोगों को अधिक मूल्य दे करके लेना पड़ता है। तो इस चीज को हम डीओ साहब से कहेंगे कि आप इसको थोड़ा नजर रखिएगा इस चीज पर कि ये अधिक मूल्य जो लेना पड़ता है, तो बार बार हम लोग के पास शिकायत आता है कि हम लोग को दाम से अधिक पैसा दे करके लेना पड़ रहा है।
तो इस पर नजर रखा जाए। बाकी सारा ठीक चल रहा है, काफी अच्छे पदाधिकारी लोग आए हुए हैं कृषि विभाग में। हम चाहेंगे कि आप लोग इसका लाभ लें और ज्यादा से ज्यादा फायदा हो हमारे किसान भाइयों। अपनी आंखों से भी देख के समझ सकते हैं। कई बार आप ये देखे होंगे या फिर हो सकता है यहाँ पे समस्या ना हो, लेकिन किन्हीं खेतों में होता है कि आप खेत पे देखे होंगे सफेद कलर की नमक जैसी परत जमने लगती है। तो ये लवणीय मिट्टी का जो है वो लवणीय होने की सिम्टम्स हैं। तो इसीलिए आपको मिट्टी की उर्वरता बनाए रखनी है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंधन पे ध्यान देना चाहिए। और समेकित पोषक तत्व प्रबंधन क्या है? समेकित पोषक तत्व प्रबंधन ये है कि आप हर स्रोत से सभी लोग थोड़ा देर पहले मैडम कर रही है, फिर हमारे माननीय विधायक महोदय का अनुमति लिया जाएगा, उसके बाद आप भी बैठे रहे 10 मिनट और बैठ जाइए। नाश्ता मिल जाएगा, सभी को मिलेगा नाश्ता। बैठिए आप आराम से, नाश्ता के लिए आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंधन में आपको मैं ये बिल्कुल एक वैज्ञानिक नजरिए से मैं ये बिल्कुल आपको नहीं कहूंगी कि आप रासायनिक खाद छोड़ दें। और ये हमारी देश की जनसंख्या को खिलाने के लिए संभव भी नहीं है कि हम रासायनिक खाद की पे निर्भरता एकदम से छोड़ दें, एकदम जीरो कर दें। आप रासायनिक खाद के साथ साथ जो जैविक खाद है, जैसे अभी पदाधिकारीगण भी इसकी चर्चा कर रहे थे कि आप वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद ये भी अपने खेत में जरूर ही सम्मिलित करें। या फिर जो पराली है उसको जलाएं नहीं, उसको आप खेतों में ही उसको जो है इनकॉर्पोरेशन करें, उसको खेतों में ही छोड़ें। वो एक तो मल्चिंग का काम करेगा आपका। और मैडम से 1 मिनट में आग्रह करूंगा कि हमारे संक्षेप में बताएं, किसान मेरा काफी अब जो है मेन बिंदु बताएंगे। धन्यवाद मैडम। देखिए, खाद के जो रासायनिक स्रोत है उसमें आपको आसानी से मिलने वाला खाद है, एक यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी भी मिलता है, और पोटास में आपको म्यूरेट ऑफ पोटास यहाँ पे उपलब्ध होता है। तो आप जब यूरिया डालते हैं तो उससे आपको खेत में बस नाइट्रोजन की ही आवश्यकता पूरी होती है मिट्टी में। जब आप डीएपी डालते हैं तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है और डीएपी में आपका 46% जो है उसमें फास्फोरस होता है और 18% उसमें नाइट्रोजन होता है। तो डीएपी में आपको दो पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरी होती है और म्यूरेट ऑफ पोटास में आपका 60% पोटास होता है। तो इससे पोटास की कमी आप पूरी कर सकते हैं ये 3 खाद का प्रयोग करके। तो ये खादों के अलावा जो है आप जैसा मैं बोल रही थी अभी कि आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग जरूर ही करें, खास करके जो आपके खादान है उन खेतों में या सब्जी का जो खेत है उसमें। इससे उपज में वृद्धि तो निश्चित रूप से होगी ही और इसके साथ जो है आपकी मिट्टी की स्वास्थ्य भी बनी रहेगी। धन्यवाद। प्रशिक्षण सत्र में उपस्थित माननीय विधायक सर, जिला साहब, डीओ सर, माननीय प्रमुख साहिबा, अन्य पंचायत समितिगण, जिला साहब, कृषि विभाग के विशेषज्ञ वैज्ञानिक, दूर दराज से आए हुए किसान और प्रखंड स्तरीय कर्मी, हम सभी का स्वागत करते हैं। पूर्व में जो अभी पूर्व वक्ता द्वारा बताया गया है फसल के बारे में और कृषि के विभाग के द्वारा जो भी योजना संचालित की जा रही है उनके बारे में आप लोग सुने हैं और आगे कार्यक्रम चल रहा है तो सुनेंगे। अभी पैक्स का नॉमिनेशन चल रहा है, बलों में भीड़ भाड़ भी है, 3 आरओ में 1 इमरजेंसी में चले गए, 2 है, ज़्यादा लोड है। हम माननीय विधायक से भी अनुमति चाहेंगे कि हम थोड़ा वहाँ निकलेंगे क्योंकि भीड़ भाड़ भी है, नॉमिनेशन का विधि व्यवस्था से जुड़ा हुआ बात है। निवानी साहब अपना वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। इस रबी महाअभियान कार्यक्रम में मंचासीन माननीय विधायक महोदय, कृषि विज्ञान केंद्र से आए हुए हमारे वैज्ञानिक गण, पीपीसी ना सर, अर्रावाड़ी कॉलेज से आए हुए हमारे वैज्ञानिक, सहायक निदेशक शस्त्र, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी प्रतिनिधिगण और विभिन्न पंचायतों से हमारे आए हुए गणमान्य कृषक बंधु, सबसे पहले मैं आप सबों का इस रबी महाअभियान में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रायः ये आने के बाद हमारी एक चेष्टा रही कि हम लोग किसानों से किस तरह जुड़े, तो आते ही हमारे लिए एक ये अवसर रहा कि रबी महाअभियान का आयोजन कराने का हमें मौका प्रदान किया गया विभाग के द्वारा।
पहले ये अभियान जो होता था कार्यक्रम, ये प्रत्येक वर्ष खरीफ और रबी सीजन के शुरुआत में ही विभाग द्वारा कराया जाता है, जो एक बंद कमरा में कराया जाता था। तो इस बार हमने सबसे पहले ये निर्णय लिया कि नहीं, ये कोई कमरा में कराने की चीज नहीं है, ये बैठक नहीं है, ये हमारे किसानों के बीच खुले मैदान में, और वहाँ पे हम लोग टेंट के साथ ये करेंगे। और प्रत्येक प्रखंड में ये जब किया गया है तो इसकी सराहना जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी की गई है, और हम लोग को खुद भी लग रहा है कि हम लोगों ने एक अच्छा कार्यक्रम आप लोगों के मध्य किया है, जिससे कि कृषि विभाग से हमारे सभी किसान जो हैं वो इससे जुड़ पाए हैं। और जो डायरेक्ट हमें बताने की आवश्यकता है, हमारी जो योजनाएं हैं उसे हम लोग डायरेक्ट आपके साथ साझा कर रहे हैं। जो भी तकनीकी सत्र हैं, जो हमारे वैज्ञानिक महोदय हैं, उन लोगों के द्वारा भी अथक प्रयास करके विगत 3 दिनों से सभी प्रखंड मुख्यालय में जाकर आप लोगों को तकनीकी ज्ञान दिया जा रहा है, जिससे निश्चित ही हमारे कृषक बंधु जो हैं वो लाभान्वित होंगे। तो सबसे पहले जो विभाग की बातें हैं, जब हमारी पोस्टिंग आपके जिला में हुई, मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर में पोस्टेड था इससे पहले, तो जो भी जाने, आंतरिक रूप से हमें तो खुशी थी जो हाँ मुझे जिला कृषि पदाधिकारी के रूप में वहाँ पदस्थापन मिला है किशनगंज में, लेकिन जो भी जानने वाले हैं सर कहाँ चले गए हैं, किशनगंज को जिला है, वहाँ रहने का चीज़ है। लेकिन विगत 2 महीने 3 महीने में जो मैंने देखा है, इसके लिए मैं ईश्वर का भी शुक्रगुजार हूँ, और खुद भी मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने जो जिला यहाँ जो मुझे पदस्थापन मिली है, ये निश्चित रूप से कुछ करने के लिए है, और यहाँ के जो किसान बंधु हैं उनके लिए हम लोग यदि चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग सजग भी हैं और जानकारी के लिए आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं, और बहुत स्कोप है यहाँ पे। प्रकृति का दिया हुआ जो है, सबसे जो अहम चीज़ है हमारे यहाँ जो जल स्तर आपका है, वो बाकी जिला में आप जाइएगा, मुजफ्फरपुर के देखते थे हम लोग 6-6 ब्लॉक में भूजल स्तर एकदम नीचे चले गया, पंपिंग सेट नहीं लगाना है, लेकिन ये समस्या हमारे यहाँ नहीं है। तो सबसे हम लोग लक्की इस मामले में है, सौभाग्यशाली है कि हमारे यहाँ जो जल स्तर है वो बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके अलावा जो आपका जलवायु का जो बनावट है यहाँ का, वो विभिन्न तरह के बागवानी फसल, साथ साथ आपका खाद्यान्न का जो फसल है, इन सभी चीज़ों के लिए सुटेबल है। केवल हम लोग को आवश्यकता है एक प्रयास करने की, नए नए जो तकनीक आ रहे हैं हमारे बीच, नए नए जो फसल विविधीकरण की जो फसल उसके अंतर्गत लाए जा रहे हैं विभाग के द्वारा, इन सभी चीज़ों को हम लोगों को अपनाने की आवश्यकता है। और अपनाने में जो भी हमारे सजग किसान हैं, सभी किसान एक बार नहीं अपना सकते हैं, ये हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन कुछ जो किसान हमारे रहते हैं, इनोवेटिव फार्मर रहते हैं, जो इस नए जो प्रचलन चलते हैं उसको अपनाने के लिए आगे बढ़ते हैं। वैसे किसान 10% रहते हैं, वो पहले अपनाते हैं, तत्पश्चात हमारे जो पीछे से 40